नमस्कार सभी बच्चों को। दोस्तों हमने जो पहला जो एक टेस्ट आपको मैंने दिया था टेलीग्राम पे, वो टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कि राजस्थान की सभ्यता, क्रांति, त्योहार और भौतिक प्रदेश है। तो लीजिए दोस्तों, इस अपने वीडियो के माध्यम से इन जो टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनका हम सॉल्यूशन करते हैं। साथ में आपको जो इनके जो कंसेप्ट हैं वो भी इसमें याद कराने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है कि हिंदी मास के अनुसार निम्न त्योहारों को क्रम में रखना है। तो पहला त्यौहार दे रखा है गोगा नवमी, फिर है गणगौर, दशहरा और ऋषि पंचमी। तो ये त्यौहार आप करोगे दोस्तों तो पहले आपको इनका महीना रखना पड़ेगा। जैसे गोगा नवमी है दोस्तों कौन से महीने में है? भादवे के महीने में है। गणगौर कौन से महीने में है? चैत के महीने में आती है। दशहरा कौन से महीने में है? आश्विन के महीने में है। और ऋषि पंचमी कौन से महीने में है? भादवे के महीने में है। तो आप दोस्तों महीनों का क्रम इसमें निकालोगे तो पहले चैत्र, तो एक नंबर पे चैत्र आ रहा है, एक नंबर पे गणगौर आ रही है। फिर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद फिर आता है और भादवे के बाद आसोज आता है। लेकिन भादवे में दोस्तों 2 महीने 2 त्यौहार दे रखे हैं। एक तो दे रखा है गोगा नवमी और एक दे रखा है ऋषि पंचमी। तो इन दोनों में पहला कौन सा आएगा वो देखोगे तो भादवे की कृष्ण की नवमी को आती है गोगा नवमी। तो भादवे की कृष्ण की नवमी क्यों आती है, जबकि भादवे की शुक्ल की पंचमी को आती है दोस्तों ऋषि पंचमी आती है। तो पहला जो आएगा गोगा नवमी आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें 2 नंबर आएगा पहले, फिर 1 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3। इसका दोस्तों बी नंबर सही हो जाएगा है। तो राजस्थान गोगा नवमी भादवे की कृष्ण की नवमी को है, गणगौर चैत की शुक्ल की तृतीया को है, दशहरा आसोज की शुक्ल की दशमी को है और ऋषि पंचमी दोस्तों भादवे की शुक्ल की पंचमी को है। और ऋषि पंचमी के दिन राजस्थान में भोजन थाली का मेला भी भरता है, वो कामा तहसील भरतपुर में लगता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर में क्या दे रखा है? 2 नंबर में है त्योहार दे रखे हैं, वो कौन से जिले या कौन से क्षेत्र के प्रसिद्ध है उनको मैच करना है। तो राधा जो अष्टमी है भादवे की शुक्ल की अष्टमी को, और राजस्थान में राधा अष्टमी का जो बड़ा मेला लगता है दोस्तों वो लगता है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। राधा अष्टमी के दिन हम बात करते हैं, एक संप्रदाय का नाम आएगा निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजते हैं, जोड़ी के रूप में पूजते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों वो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंतर्गत आ जाती है। अब आप देखोगे दोस्तों नेक्स्ट है जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के दिन जो बड़ा मेला भरता है वो वल्लभ संप्रदाय की जहाँ पे पीठ है वो वहाँ पे भरता है। तो वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पे है? नाथद्वारा के अंतर्गत है, वहाँ इनका मेला लगता है दोस्तों। अब इसके पश्चात है सती अमावस। तो राजस्थान में सती अमावस के दिन जो मेला लगता है वो झुंझुनू में लगता है। राम और रावण का मेला भरता है दोस्तों वो चित्तौड़ में भरता है। तो इसका बनेगा डी जन्माष्टमी का ए, डी ए सी और बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कि निम्न में से किस मेले में खाकी वर्दीधारियों का जाना प्रतिबंध है? तो दोस्तों इसमें आप देखोगे कि राजस्थान का एक ऐसा मेला लगता है वो पोसलिया गाम दोस्तों सिरोही में लगता है, जहाँ पे भूरिया बाबा का मेला लगता है। तो किस मेले में खाकी वर्दीधारियों का जाना प्रतिबंध है? तो भूरिया बाबा के मेले में दोस्तों। और ये भूरिया बाबा है वो मीणा जनजाति के इष्ट देवता है। कहते हैं कि मीणा जनजाति है वो भूरिया बाबा की कसम खा करके कभी झूठ नहीं बोलती। तो मीणा जनजाति है वो भूरिया बाबा की कसम खा करके झूठ नहीं बोलती है। और इनका जो मेला लगता है वो पोसलिया गांव सिरोही में लगता है। इस मेले में खाकी वर्दीधारी वालों का जाना प्रतिबंध है। जबकि राजस्थान का एक ऐसा संप्रदाय जिसके अनुयायी खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं दोस्तों, तो वो है निरंजनी संप्रदाय है। अब इसके पश्चात आप देखोगे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, मैच करना आपको मेले हैं वो कौन कौन से तिथि को लगते हैं उनको मैच करना है। तो सीता माता देखो दोस्तों, सीता माता एक देवी है और देवी का क्या पढ़ते हैं? अपने प्रताप पढ़ते हैं। तो सीता माता का प्रताप है। सीता माता का मेला लगता है प्रतापगढ़ में। लेकिन सीता एक नारी का नाम है और नारी का क्या होता है? जेठ है। सीता है एक नारी का नाम और नारी का क्या है? जेठ है।
तो सित्ता का मेला लगता है जेठ की अमावस को लगता है। नेक्स्ट है बाण गंगा है, बी से बाण गंगा, बी से बाण गंगा, बी से बैसाख, बी से बाण गंगा, बी से बैसाख है। तो बैसाख की पूर्णिमा को लगता है, बाण गंगा का मेला लगता है बैसाख की पूर्णिमा। सित्ता का जेठ, बी से बाण, बी से बैसाख पूर्णिमा को लगता है। गुरु, गुरु देते हैं आशीष, गुरु देते हैं आशीष, आशीष कौन देते हैं? गुरु देते हैं, तो गुरु देते हैं आशीष। तो गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है आशीष यानी कि आषाढ़ की पूर्णिमा को लगता है। सांझी पूर्णिमा कब आती है दोस्तों? भादवे की पूर्णिमा को आती है। तो सांझी जो पूर्णिमा है वो भादवे की पूर्णिमा को आती है। इसका जो राइट आएगा दोस्तों देख लीजिए, डी और सॉरी सित्ता का लगता है ज्येष्ठ, बी और डी, बी डी सी ए, बी डी सी ए इसका राइट आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 5, संगत युग्म आपको छांटना है दोस्तों। इसमें संगत कौन सा, मतलब 3 गलत एक सही है। तो जौहर का मेला है वो प्रतापगढ़ में नहीं लगता, चित्तौड़ में लगता है, ये गलत है दोस्तों। जौहर का मेला, ये जौहर का जो मेला है ये प्रतापगढ़ में नहीं बरता, चित्तौड़ में बरता है। कपिल धारा, कपिल धारा का मेला बीकानेर में नहीं लगता दोस्तों। कपिल मुनि को लायत बीकानेर में बरता है, कपिल धारा 12 में बरता है, कपिल धारा 12 में बरता है। सुन लीजिए, कंफ्यूज करेगा, 3 बार कभी नहीं भूलोगे। सीता माता प्रतापगढ़ में, सीता बाड़ी 12 में, सीता बाड़ी 12 में, सीता बाड़ी 12 में, सीता माता का प्रतापगढ़ में। फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, जबकि डोल ग्यारस का मेला 12 में, डोल ग्यारस 12 में है, फूल डोल शाहपुरा में, सीता माता प्रतापगढ़ में, सीता बाड़ी 12 में है, जबकि कपिल मुनि को लायत में है, कपिल धारा 12 में है, कपिल धारा 12 में है। डोल ग्यारस का मेला लगता है 12 में है, जबकि फूल डोल लगता है शाहपुरा में लगता है दोस्तों। गंगा दशहरा मेला, तो गंगा दशहरा मेला दोस्तों कामा भरतपुर में बरता है, यही राइट है। इससे पहले मैंने राम रावण का मेला बताया था दोस्तों, राम और रावण का जो मेला लगता है वो चित्तौड़गढ़ में लगता है, जबकि गंगा दशहरा मेला लगता है कामा भरतपुर में लगता है। जबकि दशहरा का जो मेला प्रसिद्ध है वो कोटा का प्रसिद्ध है, जबकि दशहरे के दिन जो रावण का मेला लगता है दोस्तों वो मंडोर जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सुनिए, आंवला ग्यारस कौन से महीने में आयोजित होती है? कंफ्यूज करेगा आपको। आंवला जो नवमी है वो कार्तिक की शुक्ल की नवमी को आती है, जबकि आंवला जो ग्यारस है दोस्तों ये फाल्गुन की शुक्ल की ग्यारस को आती है। तो आंवला ग्यारस आती है फाल्गुन की शुक्ल की ग्यारस को। और दोस्तों इस ग्यारस को ढूंढ ग्यारस भी कहते हैं। क्या होता है कि होली से पहले की जो ग्यारस आती है इसको ढूंढ ग्यारस कहते हैं, कि जो नवजात शिशु है उसके मामा हैं जो उनके लिए उपहार लेके आता है बच्चे के लिए, उन उपहार को क्या बोलते हैं? ढूंढ भी बोलते हैं। तो ढूंढ ग्यारस फाल्गुन की शुक्ल की ग्यारस को है, फाल्गुन की शुक्ल की ग्यारस को बोल देते हैं, आंवला ग्यारस भी कहते हैं। लेकिन याद कीजिए और गौर से सुनिए, कार्तिक की शुक्ल की नवमी को आंवला नवमी और फाल्गुन की शुक्ल की ग्यारस को आंवला ग्यारस कहते हैं। अगला देखिए, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार निम्न त्योहारों को क्रम में रखना है आपको दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। तो पहले आप देखोगे इसमें जो ताजिए है वो कौन से महीने में आते हैं? मुहर्रम के महीने में, ये देखोगे एक। फिर देखोगे शब्बे रात कौन से महीने में आते हैं? शाबान के महीने में। ख्वाजा का जो उर्स लगता है वो कौन से महीने में लगता है? रजब के महीने में। और जो बात करते हैं बराफात या इसको बोलते हैं ईद उल मिलादुल नबी है, तो आप पहला महीना देखोगे मुहर्रम है, दूसरा है सफ़र है, तीसरा है रबी उल अव्वल है। तो ये रबी उल अव्वल के महीने में है। तो पहला दोस्तों इसमें आएगा 2 नंबर यानी कि ताजिया, फिर इसमें आएगा 4 नंबर, फिर इसमें आएगा रजब का महीना है 3 नंबर, फिर इसमें आएगा 1 नंबर। 2 4 1 3, तो बी का है 2 4 1 3 आता है दोस्तों। शब्बे रात की बात करूँ मैं, थोड़ा सुन लीजिए। शब्बे रात मुस्लिम धर्म का दोस्तों एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कहते हैं कि इंसान ने जितनी जो गलतियां की है अल्लाह उनकी गलतियों को माफ़ कर देता है और उनके लिए जन्नत के द्वार खोल देता है। ताजिए की बात करूँगा दोस्तों, तो ताजिए के बारे में सुन लीजिए।
कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत नाम आता है धर्मगुरु इमाम हुसैन का है। इमाम हुसैन ने अपने धर्म की रक्षा के लिए मुहर्रम की 10 तारीख को अपने प्राण त्याग दिए थे, कुर्बानी दी थी। और उन्हीं की शहादत के अवसर पे निकलते हैं ताजिए निकलते हैं, जिनको करबला के मैदान में दफनाया जाता है। करबला है वो बगदाद, सुना होगा, थीप ऑफ बगदाद, इराक के अंतर्गत आ जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो इंतकाल हुआ था वो रजब के महीने में हुआ था दोस्तों। और रजब के महीने में इनका उर्स लगता है। रजब की 1 तारीख को इनका उर्स बढ़ता है और इस उर्स का आगाज भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। जबकि इस्लाम की बात करते हैं हिजरी सन जिन्होंने शुरू किया था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस आता है जिसको बराफात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएंगे जो 8 नंबर है, निम्न में से सही युग्म कौन सा नहीं है, आपको ये देखना है दोस्तों। तो सही युग्म कौन सा नहीं है? राजस्थान न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगाता है, ये सही है। 89 किलोमीटर लगाता है, सबको पता होगा ये। राजस्थान सबसे कम सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की लगाता है। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा हम मध्य प्रदेश के साथ लगाते हैं, लेकिन सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है वो झालावाड़ के साथ लगती है। राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वो कौन सा है? अजमेर नहीं है। राजस्थान का मध्यवर्ती जो जिला है वो नागौर है। सुन लीजिए, राजस्थान का मध्यवर्ती जो गांव है वो मकराना है। राजस्थान का मध्यवर्ती जो स्थान है वो लामपुलाई है नागौर का। राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है वो अजमेर है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो 27 डिग्री है। राजस्थान का मध्यवर्ती जो देशांतर है वो 74 डिग्री है। यही इसका आएगा दोस्तों। एक तो 3 आ गया। 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला पाली नहीं है दोस्तों। 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है नागौर। 7 जिलों को टच करता है नागौर। जबकि राजस्थान के अंतर्गत कुल 7 संभाग हैं। और राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है जहाँ से 7 अग्नि वेदिका मिली थी, तो 7 अग्नि कुंड मिले कालीबंगा से। 7 जिलों को टच करने वाला है नागौर। राजस्थान को सबसे पहले 7 भागों में वीसी मिश्रा ने बांटा था। फैक्ट 7 का है, जरूर मेरा डाला हुआ है कभी न कभी ये। आगे नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा कि इसके दोस्तों 3 और 4 आएगा। 8 का 3 4। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपको राजस्थान के प्राचीन नाम दे रखे हैं और कौन से ग्रंथ में दिए हैं, उनमें से एक गलत है। तो राजस्थान द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख में है, सही है। रजवाड़ा शब्द कर्नल टोड ने कहा था, सही है। राजपुताना सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने कहा था, सही है। लेकिन मरुकांतर है वो वाल्मीकि ने कहा था रामायण में। तो मरुकांतर है वो वाल्मीकि ने दिया है दोस्तों। अब है प्रश्न नंबर 10 कि निम्न में से असत्य कथन जो नहीं है वो आपको छांटना है। असत्य कथन जो नहीं है वो आपको छांटना है, समझ गए? मतलब जो सही है वो आपको छांटना है। तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम कोटा संभाग से होता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कोटा संभाग से होता है दोस्तों, ये गलत है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर में होता है, लेकिन सर्वाधिक नदियों का बहाव होता है वो कोटा में होता है। सुन लीजिए, सर्वाधिक नदियों का बहाव होता है वो कोटा में होता है। सर्वाधिक नदियों का जो उद्गम होता है वो उदयपुर में होता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो संभाग है दोस्तों वो जयपुर है, राइट है ये। और थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है दोस्तों, ये भी सही आ रहा है। राजस्थान में 58.5% भाग पर बालुका स्तूप युक्त है। सुन लीजिए, इसका मैं आपको क्लियर कर दूं। बालुका स्तूप राजस्थान में भाई एक तो है युक्त और एक है मुक्त है। तो जो युक्त है दोस्तों वो है 58.5 पे और मुक्त है दोस्तों वो 41.5 पे। दोनों को मिलाऊंगी तो 100% आप कर लोगे इसमें है दोस्तों। इसमें देखोगे युक्त है 58, 58.5 और मुक्त है 41.5। याद कैसे करोगे? जैसे कि कोई चीज़ किसी शरीर से निकलती है, ऊर्जा निकलती है,
तो शरीर में जो ताकत है वो मतलब रहती है या कम होती है, बढ़ती है, कम ही होती है। जैसे हम बात करेंगे अब 58 और 41.5 दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। युक्त युक्त होता है मतलब किसी के अंदर कोई चीज समाना, जैसे अपने अंदर कोई चीज समाएगी तो हमारी संख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, मतलब 58% प्लस ज्यादा आ रहे हैं। जैसे ही हमारी ऊर्जा है निकलेगी तो हमारा शरीर है वो वीक को कमजोर होगा, तो मुक्त है कमजोर होना। और 58 और 41 में कमजोर क्या है 41 और स्ट्रोंग क्या है 58, तो युक्त है 58 और वीक क्या है ये 41.5 है। तो राजस्थान में 58.5% पर बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल विस्तारित है। तो दोस्तों इसका कौन सा आएगा, राजस्थान में 58.50% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त है, ये सही आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे 2 3 4 है, ये क्वेश्चन दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा है। इसका 2 3 4 2 भी है 3 भी है 4, लेकिन जो पहला है दोस्तों वो इसमें गलत आ रहा है, पहला इसमें गलत आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है सुमेलित करना है। बरखान कौन से स्तूप होते हैं, बरखान बरखान में दोस्तों क्या दे रखा है, खान दे रखा है, और खान बोले तो मुस्लिम धर्म का है, और मुस्लिम धर्म में चांद का महत्व बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम धर्म में चांद का महत्व बहुत ज़्यादा है, चांद और तारे का महत्व है। तो चांद जैसे है वो चांद, ईद का चांद, ईद किसका त्यौहार है, मुस्लिम धर्म का है। तो चांद है वो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत पड़ेंगे, तो बरखान के अंतर्गत पड़ेंगे, अर्धचंद्राकार है। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य सुनिए दोस्तों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो देखिए एक तो है अनुप्रस्थ और एक है अनुदैर्ध्य। अनु से क्या काट दिया, अनु काट दिया। अब दोस्तों देखोगे ना आप कि अनुप्रस्थ में प्र ऐसे लिखते हैं, प्र ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे और इसमें लाइन खींच देंगे तो कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो प्र बोले तो ऐसे 90 डिग्री कोण बन जाएगा, यानी कि समकोण बन जाएगा। तो प्रस्थ कौन से होते हैं, समकोण होते हैं, प्रस्थ कौन से होते हैं, समकोण होते हैं। जैसे वापिस सुन लीजिए, बरखान है मुस्लिम धर्म का तो अर्धचंद्राकार आ जाएगा, अनुप्रस्थ समकोण होता है तो समकोण आ जाएगा, डी है। अनुदैर्ध्य बोले तो दीवार क्या होती है दोस्तों, समान एक बराबर होती है, दैर्ध्य यानी कि समांतर होती है, अनुदैर्ध्य कौन से हो गए, समांतर हो गए हैं। हमादा होता है संपूर्ण पथरीला मरुस्थल, तो संपूर्ण पथरीले मरुस्थल को क्या बोल देते हैं, हमादा कहते हैं। तो इसका आएगा CDAB, इसका दोस्तों बी आ जाएगा है। प्रश्न नंबर है 12, असंगत युग्म आपको छांटना है। मगरा, उदयपुर पाली, राजसमंद है दोस्तों। मगरा का जो पठार है वो उदयपुर पाली राजसमंद में है, जबकि राजस्थान के अंतर्गत आप पढ़ोगे कि मगरा जो नस्ल है वो किसकी है, भेड़ की नस्ल है। इसको बीकानेर की चोखला भी कहा जाता है। और इसके अलावा बिलों की जो आबादी वाला क्षेत्र है उसको मगरा भोमट क्षेत्र भी कहा जाता है। मगरा है उदयपुर पाली राजसमंद का है। फिर इसके बाद है दोस्तों, ये तो है सही, भोमट है दोस्तों। भोमट का पठार है वो सिरोही से लेकर के उदयपुर तक का फैला है। तो भोमट का पठार है वो सिरोही से उदयपुर तक का फैला है, न कि बिजोलिया से ऊपर माल तक का। बिजोलिया से जो ऊपर माल तक का फैला है दोस्तों वो है, आप पढ़ोगे इसमें वहाँ पे बिजोलिया से ऊपर माल तक का, जो बिजोलिया से लेके भैंस रोडगढ़ तक का क्षेत्र है उसको बोल देते हैं ऊपर माल का है, तो ये गलत आ रहा है। बोराट दोस्तों, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक के पठार को बोराट कहते हैं। और जयसमंद झील के ऊपर फैला है वो पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार है। तो दोस्तों 12 का जो आएगा वो बी आएगा, तो 12 का है वो बी आ जाएगा है। नेक्स्ट सुनिए, असंगत युग्म आपको छांटना है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है दोस्तों। ये आप देखोगे वो क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत है, जैसे कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं ऊंची बनी हुई है। और दक्षिण पूर्व में क्या है, ये पठारी प्रदेश है। और पूर्व के अंतर्गत पड़ेंगे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। पूर्व के अंतर्गत यहाँ पे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के पूर्व में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ये भी ऊंचाई ली हुई है। और आप पढ़ोगे हाड़ौती का जो पठार है ये भी ऊंचाई लिया हुआ है।
अरावली भी ऊंचाई ली हुई है। तो तीनों का क्षेत्र ऊंचा है और तीनों के बीच में जो गर्त बनता है, तीनों के बीच में जो गर्त बनता है, जो जगह बनती है, उसको बोल देते हैं महान सीमांत भ्रंश, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है दोस्तों। और ये है ये है सवाई माधोपुर और बूंदी का क्षेत्र। तो ये दोस्तों इसका तो सही आ रहा है, सही है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। बीएड क्षेत्र क्या है दोस्तों? चंबल नदी के अंतर्गत जो कट बनते हैं, जो उबड़ खाबड़ कटाव बनता है, उसको बीहड़ कहते हैं। और राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार है दोस्तों 2800 वर्ग किलोमीटर में है। और बीहड़ भूमि बनाती है वो चंबल नदी बनाती है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बीहड़ भूमि का विस्तार है दोस्तों वो धौलपुर के अंतर्गत है। धौलपुर को बीहड़ का राजा कहते हैं या डांग का राजा कहते हैं, जबकि जो डांग की जो रानी है दोस्तों वो करौली को कहा जाता है। तो ये भी सही है। पिंडमांट का मैदान दोस्तों, पिंडमांट का जो मैदान है वो देवगढ़ राजसमंद से लेकर के भीलवाड़ा तक फैला है, ये भी सही है। जबकि जो फुलवारी की नाल है दोस्तों ये उदयपुर में है। तो फुलवारी की जो नाल है वो उदयपुर में है और ये महाराणा प्रताप की कर्मस्थली मानी जाती है, फुलवारी की नाल है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नाल है दोस्तों वो फुलवारी की नाल है। और यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोम, मानसी और वाकल का उद्गम भी कहाँ से होता है? फुलवारी की नाल से होता है। तो दोस्तों इसका आएगा डी, इसका है डी। और इसका अगर सही बताएं ना कि फुलवारी की नाल की बजाय क्या होगा, तो एक ऐसा दरा है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है दोस्तों, उसे पगलिया का नाल या जीलवा का नाल भी कहते हैं। तो इसका डी आएगा। अब सुनिए 14 नंबर है, निम्न चोटियों का कौन सा समूह आरोही क्रम में निर्धारित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले क्या करना है, इनकी ऊंचाई लिखनी है। जैसे जरगा है 1431 है, अचलगढ़ है 1380, रोजा बाकर है 730, नाग पहाड़ी है आप पढ़ोगे 795। तो इनको आरोही क्रम में रखोगे तो पहले रोजा बाकर आएगी, कहीं दिख रही है रोजा बाकर, फिर नाग पहाड़ी आएगी, रोजा बाकर है, फिर नाग पहाड़ी है, फिर आएगी रोजा बाकर आएगी, नाग पहाड़ी आएगी, रोजा बाकर आएगी 730, 795 नाग पहाड़ी आएगी। अब इसके पश्चात आएगी अचलगढ़ आएगी 1380 है, और लास्ट में 1431 कौन सी है? जरगा आएगी दोस्तों। इसका डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, इसका डी। जब भी आपको इनकी अपने पढ़ेंगे कि आपको इसके अलावा, अब देखिए इसमें कुछ पहाड़ियाँ दोस्तों, वो पहाड़ियाँ कौन सी जिले में उनको मिलान करनी है दोस्तों। देवगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? दौसा में है। देवगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? दौसा के अंतर्गत है। तो देवगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? दौसा के अंतर्गत है। याद कैसे करोगे? जो दोष होते हैं हमारे, जो दोष हैं वो कौन दूर करता है? देवता दूर करते हैं। दोष दूर करते हैं, देवता दूर करते हैं। तो देवगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? दौसा के अंतर्गत। दोष देवता दूर करते हैं। खरगोश दोस्त, खरगोश दोष, खरगोश कहाँ का? शुभंकर। दौसा का भी याद रह जाएगा। दोष कौन दूर करते हैं? देवता दूर करते हैं। देव दौसा है। नानी शिरडी कहाँ पे? पाली में है। तो दोस्तों हमारा जो बचपन है, हमारा जो ननिहाल है वो नानीरा के अंतर्गत, नानी के पास ही पलता है। तो नानी क्या करती है? पालती है। तो नानी का आ जाएगा पाली। तो डी और सी है। सत्तू खाते हैं और बूंदी खाते हैं। सत्तू खाते हैं, बूंदी खाते हैं। सत्तूर पहाड़ी कहाँ पे दोस्तों? बूंदी के अंतर्गत है। तो सत्तू खाते हैं और बूंदी खाते हैं। तो सत्तू भी खाएंगे और बूंदी भी खाएंगे। या यूं पढ़ेंगे दोस्तों, याद आपने कभी पढ़ा होगा कि सातुड़ी तीज है। सातुड़ी तीज कहाँ की? प्रसिद्ध बूंदी की है। सत्तूरी पहाड़ी कहाँ पे है? बूंदी की है। तो दोस्तों इससे भी आप याद कर लोगे है। तो डी सी ए। अब है कुंडला। तो दोस्तों कुंडला की पहाड़ी कहाँ पे है? कोटा के अंतर्गत है। कुंडला की पहाड़ी कोटा में। याद कैसे करोगे आप दोस्तों? कोट नया भी पहनते हैं तो नैनू राम शर्मा है। कोट नया के साथ कोट के बटन भी होते हैं तो मेजर बटन कहाँ का? कोटा का है। कोट काला रंग का जचता है तो काली मिट्टी कहाँ की है? कोट की। कोट काला भी है तो काली मिट्टी कोट की। कोट नया भी है तो कोटा का। कोट के बटन भी है। अब कोट को अपने कुंडी से टांग देते हैं। तो कोट को कुंडी से टांगना है। तो कोट को क्या करना है दोस्तों? कुंडी से टांगना है। तो कुंडलाकार पहाड़ी कहाँ की है दोस्तों? कोटा की आ जाती है। तो इसका बन जाएगा डी सी ए बी। डी सी ए बी इसका पहला ही आ जाएगा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत आपको छांटना है। चार्ल्स मेसन, इन्होंने हड़प्पा की टिल्लों की ओर सबसे पहले दोस्तों ध्यान दिया था, राइट है। और अलेक्जेंडर किनिगम, हड़प्पा के टिल्लों की ओर इन्होंने सर्वेक्षण किया था दोस्तों, ये भी सही है। ACL आर्कीबोल्डर कार्लाइल, ये प्रश्न दोस्तों ग्राम सेवक एग्जाम में आया था इनका। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य इन्होंने किया था, ये भी सही है। लॉर्ड कर्जन, भारतीय पुरातात्विक इमारतों को संरक्षित करने का ये अधिनियम पारित किया था, जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। इस विभाग की स्थापना दोस्तों कनिगम ने की थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों कनिगम ने 1871 में की थी। तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? कनिगम ने की थी दोस्तों, वो 1871 में की थी है। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का नाम किसने दिया था? दशरथ शर्मा ने कहा था। तो इसका है दशरथ शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा सभ्यता से द्वीप स्तर प्राप्त हुए हैं, राइट है। इस सभ्यता के पश्चिमी टिल्ले से भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं था, कच्ची ईंटों का प्रयोग है दोस्तों, ये गलत आ रहा है। पश्चिमी टिल्ला है, प्राग हड़प्पा से दुर्ग के अवशेष मिले हैं, सही है। C14 पत्ती के अनुसार यह प्राग हड़प्पा कालीन बस्ती का तिथि क्रम 1400 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ है। 1400 ईसा पूर्व इसका निर्धारित इसने कह रहे हैं। तो 1400 इतने टाइम का पूरा माना जाता है, तो ये भी क्या सही है। तो इसका देखोगे आप ए, यानी कि इसका 1 और 3 और 4, 1 3 और 4, 1 3 4, इसमें है नहीं दोस्तों, इसका आप कर लेना 1 3 और 4। तो 18 का 1 3 और 4 आएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर ये है। कालीबंगा सभ्यता से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों? सीधे सुन लीजिए, कपास के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, यहाँ से एक कुमार देवी महिला की मूर्ति मिली है जो कि छिद्रित है, तो इसे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा होती थी। जबकि यहाँ से नहर का स्रोत नहीं मिला, नहर, नदी, मंदिर, लोहे का साक्ष्य नहीं, नहर, मंदिर, लोहे का साक्ष्य यहां से नहीं मिलता है दोस्तों। निम्न को सुमेलित करना है आपको। एक तरफ सभ्यता दे रखी है और की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, बी। आहड़ की खोज अक्षय कीर्ति व्यास, BA। गणेश्वर की रतन चंद्र अग्रवाल, BAC। बाला BN मिश्र, बालाथल BN मिश्र। तो BACD इसका B नंबर आ जाएगा, इसका B नंबर है, B नंबर। असंगत युग्म छांटना है दोस्तों 21 में आपको कि अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, पहले हमने पढ़ लिए थे। यहाँ से 7 अग्निकुंड मिले हैं और पत्थर का बांध मिला है, गणेश्वर सभ्यता से है। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है विराट सभ्यता से, जबकि उकेरण विधि के मृद भांड नहीं है। हम बात करेंगे टेराकोटा पद्धति के जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं आहड़ से। तो 21 का दोस्तों B आएगा। टेराकोटा या मृण शिल्प मिली है दोस्तों आहड़ से, जबकि उपकिरण विधि का प्रयोग नहीं आ जाता है। निम्न में से कांस्य युगीन सभ्यता स्थल नहीं है दोस्तों? पीलीबंगा, कालीबंगा, बड़ोपल, सोनथी, ये सारी आप कांस्य युगीन सभ्यताओं के अंतर्गत पढ़ोगे। जबकि जो कोटा की कणस्वा है ये कांस्य युगीन में नहीं आती है। तो इसकी कौन सी आएगी? कणस्वा कोटा की आ जाएगी। 23 में दोस्तों अब है 1857 की क्रांति के कुछ क्वेश्चन डाले हैं मैंने, उनको आपको मैच करना है। तो सुमेलित करना है। एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका कार्य क्षेत्र दे रखा है, मिलान करना है दोस्तों आपको। तो मेजर जो सावर्स हैं, मेजर सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? वो मेवाड़ के थे। तो मेजर जो सावर्स हैं वो कहाँ के थे? मेवाड़ के। बटन किसके होते हैं? कोट के होते हैं। तो D और B बटन होते हैं कोट के। मोरिसन है वो भरतपुर का है, DBC। मेजर मोरिसन कहाँ का दोस्तों? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और सिंपल सी बात अगर याद नहीं रहे तो राजस्थान का पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहते हैं। तो पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहा जाता है। तो पूर्व का जो प्रवेश द्वार है वो भरतपुर को कहते हैं। प्रवेश द्वार में क्या बन गई? मोरी आ जाएगी, प्रवेश द्वार में मोरी आ जाएगी। तो DBC मैकमोसन मारवाड़ का, DBCA मैकमोसन है मारवाड़ का है, जिसका सर काट करके किले आवा के किले पे टांगा गया था।
तो डी बी सी ए इसका बन जाएगा दोस्तों सी आ जाएगा। अब है अंग्रेजों के हितैषी राजाओं को उनकी रियासतों के अनुसार क्रम में रखा गया है। कौन सा जोड़ा इनमें बेमेल है, जो गलत है वो आपको बताना है। तख्त सिंह मारवाड़ के थे, सही है। बन्ने सिंह अलवर के थे, सही है। भगवंत सिंह दोस्तों भरतपुर के नहीं थे, धौलपुर के थे। तो भगवंत सिंह दोस्तों धौलपुर के आ जाएंगे। तो भगवंत सिंह दोस्तों हैं वो कहाँ के हैं, धौलपुर के हैं। निम्न में से वह सैनिक छावनी जहाँ पे विद्रोह हुआ ही नहीं था दोस्तों, तो एक तो खेरवाड़ा और एक ब्यावर, 6 सैनिक छावनियों में से 2 ऐसी सैनिक छावनी जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। एक तो कौन सी है, खेरवाड़ा, और एक कौन सी है, ब्यावर, जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था दोस्तों। जबकि हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की है कि आपको मिलान करना है। डेविड ऑक्टरलोनी ये राजस्थान के पहले रेजिमेंट थे। डेविड ऑक्टरलोनी राजस्थान के पहले रेजिमेंट थे। एक प्रश्न आ जाएगा इनका सी, पहले रेजिमेंट है। हेनरी लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस का भाई था और 1857 के संग्राम से पहले पूर्व ये एजीजी था राजस्थान का। तो हेनरी लॉरेंस का आ जाएगा ए सी ए, और पैट्रिक लॉरेंस 1857 के समय, तो ये डी डी सी ए डी। कर्नल डिक्सन अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासक था और कर्नल डिक्सन ने दोस्तों ब्यावर की स्थापना की थी। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर की स्थापना भी की थी और कर्नल डिक्सन ने ही बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। तो डी सी ए डी बी, सी ए डी बी, तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 26 क्वेश्चन जिनको व्याख्या के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, बने रहिएगा।